वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आज डेट है 22 जून 2020 और लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए टेस्ट नंबर 402। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट पसंद आता है तो एक लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस रखना लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। सब्सक्राइब कर सकते हो आप चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी लगाने वाले या फेरी वाले कितने रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। देखिए, इस पर चर्चा की जा चुकी है, पहले कई बार की जा चुकी है, तो प्रश्न सीधे सीधे पूछा जा सकता है। रेहड़ी लगाने वाले या फेरी वाले पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो ऋण ले सकते हैं वो ऋण है 10,000 रुपये तक का। कितना? 10,000 रुपये तक का। तो देखिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि योजना को 1 जून 2020 को लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों या फिर फेरी लगाने वालों को अपनी आजीविका शुरू करने के लिए सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण मुहैया उपलब्ध कराना है। और पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसके तहत ये 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी का जो है ऋण ले सकते हैं, जिसे 1 वर्ष की अवधि में मासिक किस्तों में चुकाना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सत्यभामा पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। सत्यभामा पोर्टल, देखिए, इस पोर्टल का डिज़ाइन, विकास एवं कार्यान्वयन नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC द्वारा किया गया है। यह जो पोर्टल है वो नीति आयोग के NGO दर्पण पोर्टल से समन्वित है और यह देश में खनन एवं खनिज अवयव क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ावा देगा। सत्यभामा पोर्टल, देखिए सारे के सारे करेक्ट हैं, गलत तो कोई है नहीं इसमें। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं वो करेक्ट हैं। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, कोई भी असत्य नहीं यहाँ पर। पोर्टल के लाभ देख लीजिए। देखिए, सत्यभामा पोर्टल देश में खनन एवं खनिज अवयव क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों की भूमिका को बढ़ावा देगा। इसके अलावा खनन एवं खनिज अवयव क्षेत्र के वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं आत्मनिर्भर होकर नवोन्मेषी अनुसंधान एवं विकास कार्य आरंभ कर सकेंगे और पोर्टल आत्मनिर्भर भारत स्कीम के कार्यान्वयन में दक्षता और प्रभावशीलता में वृद्धि करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रही BK पॉल समिति किससे संबंधित है। BK पॉल समिति इनमें से किससे संबंधित है? निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज से, सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज से, दिहाड़ी मजदूरों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना या बैंकों द्वारा छोटे किसानों को ब्याज उपलब्ध कराने से। देखिए, ये संबंधित है निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मुद्दा क्या है? देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने दिल्ली के किसी भी अस्पताल में कोविड-19 पृथकवास जो बाहर से आते हैं उनके लिए जो आइसोलेशन बेड का शुल्क है वो 8,000 रुपये से 10,000 रुपये, और जो वेंटिलेटर वाले ICU बेड हैं उसके लिए 15,000 रुपये से 18,000 रुपये प्रतिदिन तय करने की सिफारिश जो है वो की है। अब ये तो हो गई सिफारिश अमित शाह की। BK पॉल समिति के बारे में देख लेते हैं, इन्होंने क्या कहा। तो देखिए, नीति आयोग के सदस्य BK पॉल की अध्यक्षता में समिति का गठन जो है रविवार को किया गया। समिति का गठन निजी अस्पतालों में 60% बेड कम दरों पर उपलब्ध कराना और कोरोना वायरस परीक्षण और इलाज की दर तय करने के लिए जो है वो किया गया था। BK पॉल समिति का गठन। अब देखिए, इस समिति की सिफारिश क्या क्या है। इस समिति ने सभी अस्पतालों के लिए आइसोलेशन बेड का शुल्क 8,000 रुपये से 10,000 रुपये, बिना ICU वाले वेंटिलेटर का शुल्क 13,000 से 15,000 रुपये और ICU के साथ वेंटिलेटर का शुल्क 15,000 से 18,000 रुपये की सिफारिश की है। इनमें PPE किट की लागत जो है वो शामिल है। PPE किट आपको पता होगा, जिसमें एक सूट टाइप का होता है, हाथ के दस्ताने, पैरों के दस्ताने, ये सब आता है, और एक स्लाइड होती है जो मुंह पे लगती है। अब देखिए, ये तो हो गया अमित शाह का, ये हो गया
बीवी पॉल का, ये हो गया बी के पॉल का। और ये जो नॉर्मल था अभी तक, जो मौजूदा दरें वो क्या हैं? मौजूदा दरें हैं 24,000 से 25,000 रुपये किसका है ये? आइसोलेशन बेड का। और 34,000 से 43,000 रुपये किसका है? बिना आईसीयू वाले वेल्टिनेटर का। और वेल्टिनेटर वाला कितना है? 44,000 से 54,000 रुपये तक, जिसको घटाकर बी के पॉल समिति ने ये कहा है। और उससे भी पहले अभी हाल ही में ये कहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, सीधे सीधे दो उसमें तोड़ दिया है ये। एक तो जो पृथकवास है उनके लिए बेड का शुल्क 8,000 रुपये से 10,000 रुपये तक, और वेल्टिनेटर वाले बेड का शुल्क जो है वो 15,000 रुपये से 18,000 रुपये तक किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के संदर्भ में सही है। कौन सा सही है देखते हैं। देखिए, AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। इसकी स्थापना 2016 में बीजिंग में की गई थी। और AIIB में चीन 30.34% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा शेयरधारक है और उसे 26% वोटिंग का अधिकार प्राप्त है। कोई इसमें गलत है क्या? देखिए, सारे के सारे करेक्ट हैं AIIB के संदर्भ में, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। तो उपरोक्त सभी सत्य हैं, डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, उपरोक्त सारे के सारे करेक्ट हैं। AIIB एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है वो एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन है एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना। इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। देखिए, इसमें चीन 30.34% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा शेयरधारक है तथा उसे 26% वोटिंग का अधिकार प्राप्त है। भारत 8.4% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर, और रूस तथा जर्मनी क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। चीन को कुछ विशेष मामलों में जो है वो वीटो पावर है इसमें। AIIB का उद्देश्य है एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अवसंरचना परियोजनाओं का वित्त पोषण करना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई धनराशि या अन्य परिसंपत्तियाँ होती हैं जिनका उपयोग देनदारियों के भुगतान के लिए किया जाता है। इसे फॉरेक्स रिजर्व या फिर FX रिजर्व भी कहा जाता है। देखिए, बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका उत्तर। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। चर्चा में क्यों है विदेशी मुद्रा भंडार? देखिए, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 12 जून 2020 को समाप्ति सप्ताह में 5.942 अरब डॉलर की पर्याप्त वृद्धि के साथ 507.644 अरब डॉलर के सार्वजनिक उच्च स्तर को छू गया है। क्या होता है विदेशी मुद्रा भंडार? तो विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई धनराशि या अन्य परिसंपत्तियां होती हैं जिनका उपयोग देनदारियों के भुगतान के लिए किया जाता है। इसे फॉरेक्स रिजर्व या FX रिजर्व भी कहा जाता है। अब देखिए, सामान्य रूप से विदेशी मुद्रा भंडार में केवल विदेशी बैंक नोट, विदेशी बैंक जमा, विदेशी ट्रेजरी बिल, अल्पकालिक और दीर्घकालिक सरकारी प्रतिभूतियां शामिल होनी चाहिए, लेकिन इसमें सोने का भंडार, विशेष आहरण अधिकार और IMF के पास जमा राशि भी इसका हिस्सा होती है। प्रत्येक देश द्वारा निर्मित कानूनों के अंतर्गत इसके समुच्चय को ही विदेशी मुद्रा भंडार के नाम से जाना जाता है। अगर ये प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाए तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार निम्नलिखित में से किन तत्वों या चीज़ों से मिलकर बनता है? विदेशी परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास रिजर्व कोष जिसको बोलते हैं ट्रेंच रिजर्व। तो विदेशी परिसंपत्तियां भी हैं, स्वर्ण भंडार भी है, विशेष आहरण अधिकार भी है, IMF के पास रिजर्व कोष भी है, सारे के सारे हैं, डी है इसका उत्तर। तो देखिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4 तत्वों या 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। विदेशी संपत्तियाँ, जिसमें विदेश मुद्रा के साथ साथ विदेशी कंपनियों के शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड शामिल होते हैं। स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार यानी SDR स्पेशल ड्राइंग राइट, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास रिजर्व कोष रिजर्व ट्रेंच। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न पिछले 10 वर्षों में UPSC सिविल सेवा में 2-3 बार पूछा हुआ है इकोनॉमिक्स के अंडर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए भाई। यह खून से जुड़ी एक बीमारी है जो बच्चों में अपने माता या पिता या दोनों से आनुवांशिक रूप से आती है।
इस बीमारी के कारण खून में पर्याप्त मात्रा में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बन पाती, जो शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आवश्यक हैं। कौन आवश्यक हैं? लाल रक्त कोशिकाएं। आमतौर पर यह बीमारी अफ्रीका, अरब और भारतीय प्रायद्वीप में पाई जाती है। अगर माता पिता में से एक में भी इस बीमारी के जीन हैं तो बच्चों में इस बीमारी के होने की संभावना बढ़ जाती है। यह बीमारी कौन सी है? सिकल सेल, हीमोफीलिया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या फिर वर्णांधता। देखिए, इन चारों बीमारियों में एक चीज़ तो कॉमन है, चारों की चारों जेनेटिक डिसीज़ हैं, आनुवांशिक हैं। लेकिन यहाँ पर उत्तर है इसका सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल रोग या सिकल सेल बीमारी। हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मुद्दा है कि किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अब देखिए, सिकल सेल जीन सबसे पहले 1952 में उत्तरी तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों में सामने आया। आज केंद्रीय भारत के दक्षिण पठार में बड़ी संख्या में लोगों में यह जीन मौजूद है। तमिलनाडु और केरल के उत्तरी इलाकों में भी इसकी कुछ हद तक मौजूदगी है। उत्तरी केरल और तमिलनाडु इलाकों में बड़ी संख्या में आदिवासी लोगों में यह जीन मौजूद है। ऐसा माना गया है कि आदिवासी आबादी में HBS जीन की संभावना अधिक होती है। हालांकि यह आदिवासी एवं गैर आदिवासी दोनों तरह की बीमारियों में जो है पाया जाता है सिकल सेल जीन। सिकल सेल बीमारी पता ही आपको, RBC जो है इसमें कम होने लगती है। इस पर पूरी चर्चा हो चुकी है हमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हॉग बेजर्स के संदर्भ में विचार करना है। यह है हॉग बेजर्स। देखिए, इसे ग्रेटर हॉग बेजर्स के नाम से भी पुकारा जाता है। ग्रेटर हॉग बेजर्स को IUCN की लाल सूची में लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। लगातार शिकार के कारण इनकी संख्या तेज़ी से कम हो रही है। इससे रिलेटेड प्रश्न एक थंबनेल पर भी पूछा है, उसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल हॉग बेजर्स जो है इसको ग्रेटर हॉग बेजर के नाम से भी पुकारा जाता है और IUCN की लाल सूची में लुप्तप्राय है ये भी करेक्ट है। और लगातार शिकार के कारण इनकी संख्या कम हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारे के सारे करेक्ट हैं तो डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो देखिए, हाल ही में क्यों पूछा गया प्रश्न। हाल ही में त्रिपुरा के धलाई डिस्ट्रिक्ट में एक लुप्तप्राय प्रजाति के 3 हॉग बेजर्स पाए गए हैं। यह पहली बार है जब त्रिपुरा में दुर्लभ प्रजाति के हॉग बेजर पाए गए हैं। बाकी इससे पहले भी असम और पूर्वोत्तर के अन्य इलाकों में जो है हॉग बेजर्स मिल चुके हैं, लेकिन वो लुप्तप्राय नहीं थे। देखिए, बात करें हॉग बेजर्स की, तो हॉग बेजर्स को ग्रेटर हॉग बेजर के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है आर्कटानिक्स कॉलरिक्स और इस दुर्लभ प्रजाति में सूअर एवं भालू दोनों की विशेषताएं होती हैं। हॉग बेजर्स सर्वाहारी होते हैं, सर्वाहारी, शाकाहारी नहीं होते। गलत है थंबनेल वाला स्टेटमेंट। सर्वाहारी होते हैं, सर्वाहारी मतलब घास खाने वाले भी, मांस खाने वाले भी। तो देखिए, इनके आहार में फल है, जड़ें खाते हैं ये पेड़ पौधों की, और छोटे जानवरों को भी खा जाते हैं। तो सर्वाहारी हो गए ना ये। अच्छा, पाए कहाँ पर जाते हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ ये जंगलों में भी पाए जाते हैं। तो जो प्रश्न का वो तीसरा वाला स्टेटमेंट था वो भी गलत है, तो केवल एक वहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हेतु किस संस्था को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शामिल किया गया है? हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। 10,000 रुपये तक का ऋण फेरी लगाने वालों को मिलेगा। इसमें 1 साल तक चुका सकते हैं मासिक किस्त में। तो ये इसका कार्यान्वयन होगा सिडबी के द्वारा, भारतीय लघु एवं विकास बैंक, सिडबी के द्वारा। इसको इस तरह से सीधा सीधा याद रख लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हाल ही में विगत कुछ समय से लगातार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आ रहे भूकंप का कारण मूलतः किन प्लेटों के संचलन से संबंधित है? भारतीय प्लेट का दक्षिण दिशा में बढ़ना एवं यूरेशियन प्लेट के साथ टक्कर, भारतीय प्लेट का उत्तर दिशा में बढ़ना एवं यूरेशियन प्लेट के साथ टक्कर, भारतीय प्लेट का दक्षिण दिशा में बढ़ना एवं ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ टक्कर, या भारतीय प्लेट का उत्तर दिशा में बढ़ना एवं ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ टक्कर। देखिए, डी तो वैसे ही गलत हो जाएगा। भारतीय प्लेट अगर उत्तर दिशा में बढ़ेगी तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ तो टक्कर कर ही नहीं सकती। इसको तो पहले ही एलिमिनेट करो, थोड़ा दिमाग लगा के। टक्कर ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ होनी नहीं है, गलत है ये वाला स्टेटमेंट। टक्कर होनी है यूरेशियन प्लेट के साथ। लेकिन भारतीय प्लेट उत्तर दिशा की ओर बढ़ेगी या दक्षिण दिशा की ओर? देखिए, यूरोप कहाँ पर है, इंडिया कहाँ पर है, इस तरह से भी आप मैप तो प्रैक्टिस की होगी ना।
तो दक्षिण दिशा की ओर थोड़ी बढ़ेगा, उत्तर की तरफ है यूरोप। तो भारतीय प्लेट का उत्तर दिशा में बढ़ना एवं यूरेशियन प्लेट के साथ टक्कर के कारण विगत कुछ समय से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भूकंप आ रहे हैं। तो इसको सीधा सीधा याद रख लीजिए और आवश्यकता इसमें है नहीं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो 21 तारीख के सूर्य ग्रहण को ऑनलाइन लाइव प्रसारण करने से चर्चा में रहा आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान? लद्दाख में नहीं है, सोलन हिमाचल प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में तो है लेकिन रानीखेत में नहीं है, नैनीताल में है। कहाँ स्थित है ये? नैनीताल में आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो भारत को $750 मिलियन के ऋण प्रदान करने से चर्चा में रही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का परिचालन कब प्रारंभ हुआ एवं इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, एक एक प्रश्न की कई कई बार प्रैक्टिस हो रही है, हर तरीके से प्रैक्टिस हो रही है। प्रश्न इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि हाल ही में AIIB ने कितना ऋण दिया है भारत को? तो $750 मिलियन दिया है। इसका परिचालन प्रारंभ हुआ था 2016 में और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह जोशी के द्वारा उद्घाटन करने से चर्चा में रहे सत्यभामा पोर्टल क्या है? अभी तो चर्चा हुई थी सत्यभामा पोर्टल पर। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ऑनलाइन पोर्टल नहीं है ये। कोविड-19 के लिए सस्ती दरों पर PPE किट उपलब्ध कराने वाला पोर्टल भी नहीं है ये। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने वाला पोर्टल भी नहीं है ये। क्या है? खनन क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने वाला पोर्टल, सत्यभामा पोर्टल। ये अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14। इसका उत्तर भी दे दीजिए। देखिए, हाल ही में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने और खेल परिस्थिति तंत्र के निर्माण हेतु देश भर में जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की जो है घोषणा की गई है? 1000, 100, 500, 10,000। तो बताइए, देश भर में जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की जाएगी? देखिए, 100 कुछ ज़्यादा कम नहीं है, 10,000 कुछ ज़्यादा ये है 1000। 1000 जो है खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की जाएगी। कितने एक बार ही काफ़ी है। तो याद रखिएगा, ज़मीनी स्तर पर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने और खेल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु देश भर में जिला स्तर पर 100 खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की घोषणा की गई है। 1000 खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की घोषणा की गई है। तो अगर ये टेस्ट पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 402 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।